वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, वो है पाराजम्बल्स। पाराजम्बल्स का ट्रिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है लेक्चर सीरीज का, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन और रखना है तो आप लोग जो है ऑनलाइन स्टडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वेबसाइट है www.governmentjobachiever.com। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि पाराजम्बल क्या होता है। देखिए, पाराजम्बल का क्या मतलब है। जैसे पारा से मतलब है, इसका सेंस है कि पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ दिया गया था जो कि जंबल फॉर्म में है। मतलब जंबल मतलब क्या होता है कि जंबल का मतलब होता है गड़बड़ी, मतलब उस पैराग्राफ में कुछ गड़बड़ी है। मतलब गड़बड़ी क्या हो सकती है उस पैराग्राफ में। जैसे कोई भी पैराग्राफ होता है तो एक सिस्टम से चलता है, एक सिस्टमेटिक वे में, मतलब उसमें बातें कही जाती है। लेकिन अगर वो बातें अगर इधर उधर कर दिया जाए, बोलने में अगर कुछ मिस्टेक कर दिया जाए या ऊपर नीचे कर दिया जाए सेंटेंस को, तो वो क्या हो गया कि पैराग्राफ जो है वो जंबल फॉर्म में हो गया। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कहता है कि आप जो है उस पैराग्राफ को, ये जो मतलब जो पैराग्राफ दिया जाता है वो जंबल्ड फॉर्म में रहता है। आपको कहा जाता है कि आप उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में उसे सजाइए, ठीक है। जैसे कोई भी आप लोग ऐसा करते हैं, डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे हिंदी में भी अगर कुछ बोलते हैं तो अगर जो बात एकदम एक सीक्वेंस से उस बात को हम लोग बोलते हैं। अगर इधर उधर मतलब बात करें तो क्या बोलते हैं कि ये जो बोल रहा है इसको बोलने में कुछ गड़बड़ी है, मतलब इधर उधर की सेंटेंसेस को मतलब सही ढंग से अरेंज नहीं कर पा रहा। जैसे कि हिंदी में हम कुछ वाक्य बोल रहे हैं, जैसे कि अगर कोई और बोलता है, जैसे कि अपने दोस्त का कुछ बड़ाई कर रहा है तो कैसे बोलेगा कि जैसे मेरे दोस्त का नाम श्याम है, वो बहुत मतलब तेज लड़का है, पढ़ने में बहुत तेज लड़का है, ऐसे बोलेगा। फिर बोलेगा कि जैसे वो राष्ट्रपति भवन अगर गया है तो क्या बोलेगा, पिछले सप्ताह वो राष्ट्रपति भवन घूमने गया था, वहाँ का दृश्य बहुत मनोरम था, इस तरह से बोलेगा। अगर कोई लड़का इस तरह से इस बात को अगर बोले कि वह बहुत तेज लड़का था, पहले इसी को बोले मेरा दोस्त का नाम श्याम है, तो समझ में नहीं आएगा कि श्याम के बारे में तेज लड़का बोल रहा है या किसके बारे में बोल रहा है। तो देखिए, इसमें अपने आप ये बात तो समझ में आ गई कि पहले जो है हम लोग इंट्रोड्यूस किसी को कराते हैं, उसके बाद जाकर जो है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो इसी चीज़ को रूल में लोग बोलने लगते हैं कि रूल बनाते हैं इसी को कि पहले नाउन आएगा, उसके बाद ही उसका प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जब प्रोनाउन डिस्कस कर रहे थे तो उस समय भी हमने आपको बोला था कि प्रोनाउन वह वर्ड है, वह शब्द है जो कि नाउन के बदले, संज्ञा के बदले यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, पहले नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउन होगा, इस तरह की बातें होगी। चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि SBI PO में 2015 में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और फिर जाकर हम इसका ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद तब जाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2015 में SBI PO में इसी तरह का आया हुआ था क्वेश्चन, मतलब सेम यही क्वेश्चन था कह सकते हैं। SBI PO 2015, रीअरेंज द फॉलोइंग 6 सेंटेंसेस ABCDENF इन प्रॉपर सीक्वेंस। कहता है ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, ताकि ये जो है एक सार्थक जो है पैराग्राफ बन सके, मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। देन आंसर द गिवन क्वेश्चन, तब उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि पहले नंबर पर कौन सा सेंटेंस आएगा, फिर दूसरे नंबर पे पैराग्राफ का कौन सा सेंटेंस रहेगा, चौथे नंबर पर कौन रहेगा, छठे नंबर पर कौन सा सेंटेंस रहेगा। तो ये पूछा जाता है। क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से 15 सेकेंड काफ़ी है, लेकिन इसको सजाने में आपको जो है कम से कम 3 से 4 मिनट आपको लगाना है, ठीक है। 2-3 मिनट, 3 से 4 मिनट तक भी अगर अच्छे से इसको कंसंट्रेट करके बनाते हैं तो आपको जो है 5 नंबर कम से कम अच्छे से आ जाएगा। तो 5 नंबर अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है SBI PO में। अगर इंग्लिश में अगर आप इसमें केवल 5 नंबर केवल
पाराजंबल में आप स्कोर करते हैं। तो देखिए इसमें देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, टेक फॉर एग्जांपल द मार्केट फॉर लर्निंग डांसिंग, दिस कुड नेवर हैपन इफ देयर वाज a central board of dancing education which enforce strict standard of what will be taught and how much things are to be taught। तो इसको जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको, ये बहुत ही आसान लगने लगेगा पैराग्राफ। चलिए हम जो है पाराजंबल्स का ट्रिक को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस बात को जानते हैं कि कौन से शब्दों से स्टार्ट होना चाहिए पैराग्राफ और कौन से शब्दों से मिडिल में वो पैराग्राफ रहता है और कौन सा शब्दों से पैराग्राफ का एंडिंग होना चाहिए। इस चीज को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहां पर लिखिए वर्ड्स इन द फर्स्ट, या कह सकते हैं बिगनिंग, इसको लिख दीजिए बिगनिंग, सेंट्रल, बिगनिंग कॉमा सेंट्रल एंड एंड ऑफ पैराग्राफ। मतलब कौन सा शब्द से ये पकड़ लेंगे कि ये जो है फर्स्ट में यूज किया जाता है, कौन सा शब्द से ये पता चलेगा कि ये जो है मध्य में यूज किया जाएगा ये वर्ड, और कौन सा वर्ड से ये पता चलेगा कि ये पैराग्राफ के एंड में जो है ये वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। उस वर्ड को हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए उन सारे वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिगिनिंग का वर्ड, तो इसमें जो है ए लिखते हैं इसका, ये फर्स्ट रूल हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसका ए लिखते हैं कि जो वर्ड बिगिनिंग में यूज किया जाता है, स्टार्टिंग में, आप इन सारे वर्ड्स को देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग है इसी वर्ड से होना चाहिए, बिगिनिंग वर्ड्स। तो बिगिनिंग में यूज किया जाने वाला वर्ड है, ये ऐसा मिलेगा आपको, फर्स्टली। फर्स्टली मिला रहेगा। फर्स्टली का क्या मतलब होता है? फर्स्टली का हिंदी मतलब होता है सबसे पहले, आरंभ में। मतलब जो 5-6 सेंटेंस दिया रहेगा उसमें जिसमें भी फर्स्टली लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा फर्स्टली से स्टार्ट है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है आरंभ से, प्रारंभ से, सबसे पहले। फर्स्टली का मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब इसको जो है वर्ड का जो है मतलब पैराग्राफ का जो बिगनिंग है, बिगनिंग में हम लोग रखेंगे। तो फर्स्टली मिलेगा आपको, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिखा रहेगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का भी मतलब क्या होता है? सबसे पहले। लिखा रहेगा इनिशियली। इनिशियली का क्या मतलब होता है? इनिशियली का मतलब होता है शुरू में। मतलब ये सब वर्ड जो है आपको बिगनिंग वर्ड है, इससे समझ जाना है कि इसी से जो है पैराग्राफ स्टार्ट होगा, इसी लाइन से, इसी सेंटेंस से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस सेंटेंस के पहले ये सब वर्ड का यूज किया गया है। और इन सब वर्डों का मतलब होता है आरंभ में, शुरू में, प्रारंभ में, स्टार्ट से। मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि शुरू में, शुरू की बात कर रही है, इसलिए पैराग्राफ जो है इसी वर्ड से स्टार्ट होगा। फिर लिखा रहेगा फर्स्टली हो गया। इसके बाद जैसे लिखा रहेगा फर्स्टली के बाद आएगा सेकेंडली, थर्डली, मतलब इस तरह से भी सेंटेंस। लास्टली तो मतलब लास्ट वाला हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्टली अगर पहले यूज करेंगे, उसके बाद अगर सेकेंडली आएगा तो उसके नीचे डालेंगे, ठीक है। ऐसा कभी गलती मत कर दीजिएगा कि सेकेंडली को पहले लिख दिया फिर फर्स्टली को लिखे, ऐसा नहीं होता है। पहले फर्स्टली होगा, फिर उसके बाद जाके सेकेंडली, इस तरह का अगर जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिएगा कि कहाँ पर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है तो उसको भी बिगनिंग वर्ड रखिएगा। इनिशियली आरंभ में, प्रारंभ में, इसको भी आप लोग फर्स्ट में रखिएगा। तो इन सब वर्डों को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये सारे वर्ड जो है आपका बिगनिंग वर्ड है, शुरुआती शब्द है। चलिए कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो कि आपका सेंट्रल वर्ड है, मतलब सेंटर में यूज किया जाएगा, पैराग्राफ के सेंट्रल में। तो सेंट्रल वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेंटर में जो वर्ड यूज होता है वो है मोर ओवर, हाउएवर, दैट, नॉट विथ स्टैंडिंग, नेवरदीलेस। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सेंट्रल है। सेंट्रल में मतलब पैसेज के जो है सेंटर में इन सारे वर्ड्स को आप लोग रखेंगे, ठीक है।
स्टार्टिंग में रखेंगे फर्स्टली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इनिशियली, इससे समझ जाएंगे कि ये स्टार्टिंग है। और एक और बात याद रखिएगा, ये सारे तो वर्ड्स हैं ही, अगर ये वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो आप ऐसे सेंटेंस को सेलेक्ट कीजिएगा, चूज कीजिएगा कि जो सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, किसी पर भी निर्भर नहीं हो। अगर ऐसा अगर कोई सेंटेंस मिल जाता है आपको तो सबसे पहले उसी सेंटेंस को रख लीजिएगा। या दूसरा क्या होता है कि हम लोग ऐसे सेंटेंस को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो कि मतलब वर्तमान समय की बात कर रहे हो, प्रेजेंट समय की बात कर रहे हो। क्योंकि देखिए प्रेजेंट की बात करेंगे फिर उसी से जो है लिंक्ड होगा कि कुछ पास्ट की भी बातें करेंगे, कुछ फ्यूचर की भी बातें करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट वाला सेंटेंस को मतलब इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट वाला रखेंगे। तो इस तरह का भी चीज़ों को याद रखना है, ये भी हम आगे रूल्स लिखा देंगे। तत्काल जो है इसको जो है आप लोग एक सीक्वेंस में पढ़ते जाइए। सेंट्रल वाला जो वर्ड है, सेंट्रल वर्ड्स कौन कौन सा है, मोर ओवर, हाउएवर, दैट, नॉट विथ स्टैंडिंग, नेवरदलेस, ये सब वर्ड जो है सेंट्रल वर्ड है। ये जो है पैसेज के सेंटर में आएगा। आपको इसको याद रखना है अच्छे से, 2 बार 3 बार इस लेक्चर को देखिए, आपको याद होगा, ठीक है। और आप लोग वेबसाइट भी विजिट कीजिए, वहाँ पर भी हम इसको डाल देंगे। आप लोग इसको जो है PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास सुरक्षित रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लास्ट में यूज किए जाते हैं पैराग्राफ के। सी लिखते हैं, वर्ड्स यूज्ड इन द एंड ऑफ पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के जो एंड है, एंड में जो है यूज किया जाएगा। ये सब वर्ड से आप लोग समझ जाइएगा कि ये एंड वाला सेंटेंस है, लास्ट वाला सेंटेंस है। तो क्या रहेगा, हैंस। हैंस मतलब क्या होता है, अतः, इस कारण से नहीं बोलते हैंस, अतः हम लोग ये चीज को फाइनलाइज करते हैं इस कारण से। तो इस तरह का इन कंक्लूजन, जैसे कंक्लूजन निकालना होता है तो कंक्लूजन में भी बोलते हैं ना कि अब जो है लास्टली फाइनली ये निर्णय हो गया, ये निष्कर्ष निकला, बोलते हैं ना, अब समाप्ति में अंतिम निर्णय ये निकला। तो नहीं, फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, कोई भी मीटिंग होती है उसका भी बोलते हैं ना हम लोग, फाइनल कंक्लूजन क्या है, मतलब क्या हुआ, इसके क्या निष्कर्ष निकला। तो निष्कर्ष कब निकालते हैं लोग, जब पूरा मीटिंग खत्म हो जाता है तब लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। तो इन कंक्लूजन या कंक्लूडिंग, इस तरह का वर्ड से स्टार्टिंग हो तो समझ जाइएगा कि वो लास्ट वाला सेंटेंस है। 10 मतलब क्या होता है, इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं, इस प्रकार से उस बात को कह सकते हैं। तो क्या होता है, 10 मतलब होता है इस प्रकार से। तो ये जो है लास्ट में यूज किया जाएगा, इस प्रकार से, इस तरह की बातें। फिर देयरफॉर भी जो है कंक्लूडिंग रिमार्क देता है, इसलिए हम लोग ऐसा हुआ, इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो क्या हुआ, पहले कुछ घटना घट गई, उसके बाद जो है देयरफॉर हम लोगों ने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया। तो ये जो है देयरफॉर से स्टार्ट होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब कह सकते हैं कि अंतिम हो गया बट कम नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि हमने जो कहा ये अंतिम शब्द है, लेकिन ये जो है फिर भी कम है, कम नहीं है, मतलब अंतिम पर कम नहीं, इस तरह से कह सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी कम नहीं है। तो ये जो है ये सब क्या होगा कि देखिए लास्ट से होगा हेंस, 10, इन कंक्लूजन, कंक्लूडिंग, देयरफॉर, इस तरह का वर्ड। या फाइनली कह सकते हैं, फाइनली हम ये कहना चाहते हैं। लास्टली ये कहना चाहते हैं। तो इस तरह का जो वर्ड्स है ये जो है पैराग्राफ के, आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ये सब तो अंत में आएगा ही, क्योंकि लास्टली बोल रहा है तो लास्ट में ही तो आएगा। फाइनली मतलब फाइनल हो गया, बात एकदम क्लियर हो गया, जो भी डिस्कशन होना था फाइनली ये कंक्लूजन निकला, कंक्लूड किया कोई बात को। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि ये सब जो वर्ड्स हैं पैराग्राफ के लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये सब वर्ड को आप लोग देखिएगा। एक और लिख देते हैं, लास्ट वन। तो आपको उम्मीद है कि ये सब अच्छा लग रहा होगा, ये सब चीज़ जानकर, ठीक है। ये सब वर्ड्स को आप लोग याद रखिए। और चलिए अब देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कनेक्टर्स के रूप में यूज किए जाते हैं और वो जो है सपोर्ट करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको समझ जाना है कि ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब उस सेंटेंस का अपोज करते हैं। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कहने से क्या मतलब है, सपोर्ट कहने का मतलब ये है जैसे हमने कोई बात को बोला और अगला जो वाक्य होगा मेरा उस चीज़ को, उसी सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब उसके बाद आएगा ना। ऑब्वियस है कि मैंने कुछ बोला, सेंटेंस दिया, रिमार्क किया, किसी ने उसका सपोर्ट किया, मतलब उसके बाद वो सेंटेंस।
कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हुआ, उस बात को अपोज करना, मतलब वो कुछ और कह रहा है और सामने वाला कुछ और कर रहा है, तो वो हो गया कंट्राडिक्टरी। ठीक है, चलिए उस वर्ड को भी देखते हैं। लिखते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स में सपोर्टिंग कनेक्टर, सपोर्टिंग कनेक्टर्स। सपोर्टिंग कनेक्टर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो इसको रखते हैं प्लस में। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे कि इसमें क्या क्या आएगा, एंड आएगा। एंड मतलब क्या होता है, और। सिमिलरली, सिमिलरली मतलब क्या होता है, उसी तरह से, एक जैसा, इस तरह का सेंटेंस में आता है। लाइकवाइज, लाइकवाइज मतलब कहता है वैसे ही, इसी तरह से, तुल्य, इस तरह का कहा जाता है। इन द सेम वेन, इन द सेम वेन मतलब क्या हुआ कि एक ही सिरे से, मतलब उसी सिरे से आगे बात किया जा रहा है। एंड सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वेन, ये सब क्या है, सपोर्टिंग कनेक्टर्स है। दूसरा हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स। यानी कनेक्टर्स मतलब क्या होता है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला। ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स है, मतलब एक दूसरे का अपोज करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है अपोज करने के लिए, बट। बट मतलब क्या होता है, परंतु, लेकिन, किंतु, इस तरह का बात होते हैं। तो हाउएवर, हाउएवर मतलब, हाउएवर मतलब होता है फिर भी, जैसे भी, तब भी, इस तरह का सेंस में होता है हाउएवर। फिर है डिस्पाइट, डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट दिस मतलब इसके बावजूद, इसके होने पर भी, इस तरह का सेंस में होगा। और लास्ट लिखते हैं ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड मतलब इसका हिंदी क्या होगा, जबकि। ऑन द अदर हैंड मतलब जबकि। बट, हाउएवर, डिस्पाइट दिस, ऑन द अदर हैंड, ये सब है कंट्राडिक्टरी कनेक्टर्स। और सपोर्टिंग कनेक्टर्स में एंड, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वेन, ये सब सपोर्टिंग कनेक्टर्स है। तो आप लोगों को ये याद रखना है सपोर्टिंग कनेक्टर कौन सा है और कंट्राडिक्टरी कनेक्टर्स कौन सा है। तो चलिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, एक चीज़ और लिख लीजिएगा, कनेक्टर्स के बाद जो है हमने आपको कंजक्शन पढ़ाया था। ठीक है, तो उस कंजक्शन को हमने आपको कुछ बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब हमने आपको बताया था कंजक्शन जब पढ़ा रहे थे। तो नहीं देखे हैं आप लोग वीडियो तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखा देते हैं उसका भी, वर्ड्स एग्जिस्ट इन पेयर, वर्ड्स एग्जिस्ट इन पेयर, जो कि एकदम युग्म में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। उन सारे वर्ड्स का भी आपको लिस्ट रखना है। क्यों ऐसा, देखिए जैसे इफ ओनली से कोई स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए कोई सेंटेंस, पहला सेंटेंस इफ ओनली से स्टार्ट हुआ है तो दूसरा सेंटेंस देन से स्टार्ट होगा। पहला सेंटेंस में अगर नॉट ओनली है तो दूसरा सेंटेंस जो है बट आल्सो से ही स्टार्ट होगा, मतलब उसी से रिलेटेड रहेगा। तो इससे हमको जो है उस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा ये खोजने में मुझे बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इसको लिख लीजिए कौन कौन सा वर्ड इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं पेयर में। तो पहले लिखिए जिसको आप लोग जान रहे हैं अच्छे से, आइदर और, आइदर आएगा तो उसके बाद और आएगा। दूसरा है नाइदर नॉर, नाइदर आया तो उसके बाद कौन सा आएगा, नोर आएगा। तीसरा है इफ ओनली, इफ ओनली के बाद जो है आपका क्या आएगा, देन का प्रयोग होगा। इफ ओनली के बाद देन का प्रयोग होगा। फोर्थ लिखिए नोट ओनली के बाद, नोट ओनली के बाद बट आल्सो का प्रयोग कीजिएगा, नोट ओनली के बाद बट आल्सो का। और पांचवा लिखिए दो, दो के बाद क्या होगा, दो के बाद एट का प्रयोग कीजिएगा, एट का, YET, एट का प्रयोग। ठीक है, चलिए और लिखाते हैं इससे रिलेटेड। सिक्स्थ लीजिए, लिखिए फॉर्मर, फॉर्मर के बाद क्या आएगा, लेटर। ठीक है, इस तरह का वर्ड आपको मिलेगा। एज के बाद एज, एज यूज होता है। ठीक है, बोथ के बाद एंड का प्रयोग होता है, बोथ के बाद क्या होता है, एंड का प्रयोग होता है, ये भी देख लीजिएगा। स्कार्सली अगर मिल गया तो स्कार्सली के बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा उसमें वेन का प्रयोग रहेगा, तो स्कार्सली के बाद लिख लीजिए वेन का प्रयोग होता है। ठीक है, वेदर के बाद और का होता है। ये सारे चीज जो हम कंजक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। चैनल्स पर जो है इंग्लिश ग्रामर का बहुत सारा वीडियोज अवेलेबल है, उन सारे वीडियोज को आप लोग देखिए। ठीक है, नो सूनर के बाद, नो सूनर, नो सूनर के बाद देन का प्रयोग होता है।
नो सूनर का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता होगा, अभी ही की, इस तरह का सेंस में, ठीक है। जस्ट के बाद जस्ट एज या सो इस तरह का वर्ड प्रयोग होता है, ये भी लिख लीजिए आप लोग। जस्ट के बाद जस्ट एज लिखते हैं या फिर जस्ट सो लिखते हैं। इफ के बाद देन का प्रयोग होता है, इफ के बाद देन का प्रयोग करते हैं। हार्डली के बाद भी देन का प्रयोग करते हैं। हार्डली के बाद देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को याद रखिएगा कि ये सारे वर्ड जो है पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको जो है हमेशा इसको याद रखना है। फॉर्मर, लेटर, एज, बोथ के बाद एंड, स्कार्सली के बाद व्हेन, वेदर के बाद और, नो सूनर के बाद देन, ठीक है। और जस्ट के बाद एज या सो, इफ के बाद देन और हार्डली के बाद भी देन का प्रयोग करना है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको टिप्स भी देते हैं इससे रिलेटेड, क्या क्या बात को आपको याद रखना। उसके बाद जो है SBI PO का जो 2015 का क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला टिप्स ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी एब्रिविएशन आया हुआ है, संक्षिप्त रूप आया हुआ है, जैसे कि MA है, MLA है, ये सब क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो संक्षिप्त रूप जब भी आएगा तो उसके फुल फॉर्म के बाद आएगा। तो आप लोग लिखिए कि एब्रिविएशन जो होगा, एब्रिविएशन का मतलब क्या हुआ, संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप कब आएगा, एब्रिविएशन जो है आएगा कम्स आफ्टर फुल फॉर्म, फुल फॉर्म के बाद आएगा, ठीक है। तो पहले जो है फुल फॉर्म होगा, उसके बाद जाकर इसको फॉलो करेगा एब्रिविएशन, ठीक है। पहले आप लोग एब्रिविएशन का यूज नहीं कीजिएगा। दूसरा क्या आपको टिप्स याद रखना है कि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन बाद में आएगा, प्रोनाउन कम्स आफ्टर नाउन के बाद, नाउन के बाद जो है आप लोग प्रोनाउन। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट इसको यूज करना है, तब जाकर जो है उसका एब्रिविएशन वाला फॉर्म को सेकेंड में यूज करना है। पहले इसको यूज कीजिएगा, नाउन को भी पहले यूज कीजिएगा, उसके बाद जाकर जो है प्रोनाउन को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो पहले फुल फॉर्म आएगा तब उसका एब्रिविएशन आएगा। दूसरा टिप्स ये है कि पहले नाउन आएगा तब उसके बाद जाकर आपको प्रोनाउन का यूज करना है। तीसरा ये याद रखिएगा कि टेंस को समझने का कोशिश कीजिएगा। जो पहले प्रेजेंट टेंस में जो वर्तमान में बातें कही जा रही है उसको सबसे पहले रखिए, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर की बात कीजिए, ठीक है। तो टेंसेस को आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप उसको सजाइएगा, टेंसेस एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि मतलब सेंटेंस को एक क्रम से, कि मतलब उस किस टेंस में बातें की जा रही है, किस समय की बातें की जा रही है, प्रेजेंट की बातें की जा रही है, पास्ट की बातें की जा रही है। ऐसा नहीं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही फ्यूचर की बात करने लगे, नहीं, ये पैराग्राफ एकदम गलत हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही फ्यूचर की बात करने लगेंगे तो मतलब किस चीज़ के बारे में, जैसे कोई एम्बिशन है, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है आपको, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, तो पहले उसकी प्रेजेंट की बात कीजिए कि प्रेजेंट कंडीशन में क्या है या पास्ट में क्या बातें हुई, तब जाकर उसके फ्यूचर में क्या उसका ड्रॉबैक्स होगा या मतलब उसका क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है या उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब बातें जो है आप फ्यूचर में करेंगे। तो ये स्टार्टिंग में कभी हो सकता है क्या सेंटेंस का, नहीं हो सकता है। तो आप जो है टेंसेस के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टिप्स हम आपको ये देंगे कि आप लोग जो है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस सबसे पहले चुनिए जो सबसे इंडिपेंडेंट हो, मतलब स्वतंत्र सेंटेंस हो। तो जो सबसे स्वतंत्र सेंटेंस होगा उसको सबसे पहले रखिए। तो आपको यहाँ पर लिख रहे हैं कि सर्च इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस मतलब आपको जो है सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस को सर्च करना है, और इसको सेंटेंस जो पैराग्राफ बनाइएगा उसका फर्स्ट लाइन इसी को बनाइए, यानी फर्स्ट सेंटेंस इसी को बनाइए। इंडिपेंडेंट सेंटेंस खोजिए, अगर मिल जाता है आपको तब तो बहुत खुशी वाली बात है, वही जो है आपका फर्स्ट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टिप्स को आपको याद रखना है। और लास्ट टिप्स हम इसमें देंगे कि आप लोग जो है कुछ ऐसा वर्ड हम लिखा रहे हैं, इससे जो कभी भी सेंटेंस का मतलब पैराग्राफ का स्टार्टिंग नहीं कीजिएगा। किससे किससे नहीं कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको कि नेवर स्टार्ट पैराग्राफ, नेवर स्टार्ट पैराग्राफ विथ दीज वर्ड्स। इस वर्ड से आपको जो है पैराग्राफ का जनरली स्टार्ट नहीं करना। आपको हमने ये भी बताया कि किससे स्टार्ट करना है,
अब जो हम आपको बता रहे हैं कि इन सारे वर्ड्स को आप लोग जनरली अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे और इन सारे वर्ड्स को आपको अवॉइड कर देना है, उसको फर्स्ट सेंटेंस आपको नहीं बनाना है। तो चलिए, बट, हाउएवर, देयरफॉर, डिस्पाइट, in spite of, on the other hand, क्या होगा, सिमिलरली, ये सारे जो वर्ड्स है इसको आप लोग फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनाइएगा, ठीक है। पैराग्राफ का आपको इन सारे वर्ड से जो स्टार्ट होगा सेंटेंस उसको पहला सेंटेंस नहीं बनाइएगा। बट, हाउएवर, देयरफॉर, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ऑन द अदर हैंड, सिमिलरली। आपको जो है इन सारे 5 टिप्स को आपको याद रखना है। आपको जैसे ही कोई भी मिलेगा आपको, तो आपको सबसे पहले जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस खोजने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा, आपको जो वर्ड्स बताए हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्टली, तो स्टार्ट होने वाले इन सारे वर्ड्स को खोजिएगा। कुछ ना कुछ तो आपको जरूर है कि पढ़ने के साथ क्लू मिलेगा। और दूसरा बात हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि सारे चीज़ों को हम लोग अरेंज कर ही देते हैं। आप जैसे 5-6 क्वेश्चन पूछा है, 6 सेंटेंस दिया हुआ है, आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है तो आप जो है फर्स्ट सेंटेंस को खोज सकते हैं। अगर वो मिल गया तो आप फर्स्ट को और लास्ट सेंटेंस को खोज लीजिए, 2 भी करके आइएगा तो 5 में कम से कम 2 मार्क्स तो आएगा। ऐसे आप लोग क्या कर देते हैं कि मतलब सारे सेंटेंस को खोजने में 2 तो सही हो गया, आपको फर्स्ट और लास्ट तो क्लू मिल गया, लेकिन बाकी के 3 सेंटेंस के लिए आपको सही नहीं पता चल रहा है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो बाकी का अगर एक भी मिस्टेक कर देते हैं तो बाकी उन बीच वाला तो गलत हो जाएगा तीनों, तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो अल्टीमेट जो 2 नंबर मिला उसमें जो है 1 नंबर तो निगेटिव मार्किंग का बलि चढ़ जाएगा, तो बस बचेगा 1 नंबर। इसलिए जो आपको जनरली ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा। तो चलिए SBI PO 2015 का मतलब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आया था। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए, टेक फॉर एग्जाम्पल द मार्केट फॉर लर्निंग डांसिंग। देखिए ये जो सेंटेंस है, कह रहा है एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण के तौर पर मार्केट फॉर लर्निंग डांसिंग। तो इसका मतलब है कि डांसिंग से रिलेटेड कोई बात हो रहा होगा, हो सकता है, और उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने एग्जाम्पल दिया ना, ये तो बाद में आएगा। पहले हम कुछ बातें कहेंगे, फिर जैसे उसके लिए उदाहरण देंगे। ऐसे जनरली आप लोग जब भी आपस में बातचीत करते हैं क्या बोलते हैं कि उसने ऐसा, मतलब पहले कुछ बात चल रही होती है, उसके बाद उस तरह का एग्जाम्पल आप उदाहरण देते हैं किसी के बारे में कि उसने देखिए ऐसा किया था, ठीक है। तो ये जो है आपका मतलब फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं होगा। दिस कुड नेवर हैपन इफ देयर वाज ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग एजुकेशन विच इन्फोर्स स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट विल बी द टॉट एंड हाउ मच थिंग्स आर टू बी टॉट। देखिए ये क्या कर रहा है कि ऐसा कभी नहीं होता अगर जहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग एजुकेशन होता तो, यानी कि सेंट्रल बोर्ड अगर डांसिंग एजुकेशन के लिए अगर एक सेंट्रल बोर्ड बनाया गया रहता तो ऐसा कभी नहीं होता कि देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि सेंट्रल बोर्ड विच इन्फोर्स स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट विल बी टॉट, मतलब वो क्या करता कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग एजुकेशन जो है पढ़ाने का एक स्ट्रिक्ट रूल बनाता, एक स्टैंडर्ड बनाता, और कितना पढ़ाया जाए वो भी एक बनाता, ठीक है, एक पैमाना बनाता। तो देखिए बोल रहा है ऐसा कभी नहीं होता, यानी कुछ हो गया है घटना, उसके बाद बता रहा है कि ऐसा कभी नहीं होता अगर जहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग एजुकेशन होता। अभी मुझे वो घटना पता नहीं है कि क्या घटना घट गया जिसके कारण से आज जो है ये बातें बोली जा रही है कि अगर जहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग एजुकेशन होता तो आज इस तरह की घटनाएं समाज में, सोसाइटी में या देश में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। तो कौन सा ऐसा घटना घटा है, चलिए उस घटनाओं के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे ये तो पता चल गया कि अभी भी ये पहला सेंटेंस तो नहीं बन सकता है। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बिल्ट ऑन द प्रिजम्पशन दैट इफ समथिंग इज गुड फॉर वन चाइल्ड इट इज गुड फॉर ऑल चिल्ड्रन। जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ऐसा प्रिजम्पशन के साथ बनाया, ऐसा एज्यूम करके बनाया गया, मान के बनाया गया है कि अगर कुछ भी चीज़ अगर एक बच्चे के लिए अच्छा है तो वो सारे बच्चों के लिए भी अच्छा ही होगा। ऐसा सिस्टम जो है बनाया गया है। जैसे कि ये लोग सोच लेते हैं क्या एजुकेशन सिस्टम में कि ये चीज़ एक बच्चों के लिए से इंजीनियरिंग लाइन अच्छा है तो सारे बच्चों के लिए इंजीनियरिंग लाइन ही अच्छा होगा, एक बच्चों के लिए मेडिकल लाइन अच्छा है तो सारे बच्चों के लिए मेडिकल लाइन ही अच्छा होगा। ऐसा सोच के ही एक एजम्पशन के साथ, प्रिजम्पशन के साथ इंडिया में जो है एजुकेशन सिस्टम में मतलब ऐसा बिल्ड किया गया है।
तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे को अगर अच्छा लग रहा है डांसिंग तो वो डांसिंग पसंद करेगा, किसी को इंजीनियरिंग अच्छा लगता है तो इंजीनियरिंग करेगा, किसी को आर्ट्स अच्छा लगता है तो वो आर्ट्स की तरफ मूव करेगा। लेकिन हमारा सिस्टम जो है ऐसा नहीं है। हमारा सिस्टम में क्या है कि अगर एक बच्चे के लिए कोई चीज़ अच्छा है तो सबके लिए वही अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसा सोचिए, देखिए एक अपने आप में जो है एक लग नहीं रहा है कि एक स्वतंत्र वाक्य है, इसको किसी पिछले अगले वाक्य से कोई भी मतलब नहीं है। अपने आप इसने एक अपना एक व्यू दिया, एक स्वतंत्र सेंटेंस है, अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू दिया कि इंडिया में ऐसा होता है। तो जो है ये जो है मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो ये जो है इसको हम फर्स्ट सेंटेंस के लिए अभी जो हम बनाएंगे जो कॉलम, उसमें हम लोग सी को लिख देते हैं फर्स्ट। अगर कुछ भी इससे आगे मिलेगा तो इसके आगे लिख देंगे, अगर इसके पीछे मिलेगा तो पीछे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तत्काल हमारे पास जो 3 सेंटेंस पर है उसमें पहला सेंटेंस तो हमको सी ही लग रहा था। चलिए, मोर इम्पोर्टेंटली डिफरेंट टीचर एंड इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग डांसिंग। कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि जो डिफरेंट टीचर है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपने तरीके से डिफरेंट तरीके से जो है डांस को डेवलप कर लिया है, डांस को पढ़ाने का, टीचिंग करने का। देयर आर वेरी डिफरेंट डांस फॉर्म दैट अट्रैक्ट स्टूडेंट विद डिफरेंट टेस्ट। कहता है बहुत सारे डांस के फॉर्म है जो कि अलग अलग स्टूडेंट को, अलग अलग टेस्ट के स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते हैं। इफ हाउएवर वी कैन इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज एजुकेशन एंड इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट ऑब्वियसली कंट्रोल व्हाट वी would be the syllabus and what will be the methods of instruction, there could be an exploration of new and innovative course geared towards serving various reaches of learner। देखिए कह रहा है कि अगर जहाँ अच्छा नहीं पढ़ पाए आप लोग, अच्छा देख लीजिए इसको, ठीक है। कह रहा है कि जो अगर इसको तुरंत से अगर डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया इफेक्टिवली तो ये इतना बड़ा मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मतलब ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है इस चीज़ के लिए कि लोग जो है अपने मन से जो है कुछ भी कोर्स बना लेंगे, कुछ भी बनाकर जो है एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एजुकेशन सिस्टम की बात किया जा रहा था कि चिल्ड्रन के लिए, सबके लिए। उसके बाद देखिए इफ हाउएवर ये सब जो है बताए थे कि हाउएवर से जो होगा वो सेंट्रल जो होता है वाक्य होता है उसमें। तो इसके बाद सी के बाद हम लोग एफ का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मार्केट ऑफ लर्निंग डांसिंग, ये इसके बाद इसको लिखे। इसके बाद टेक फॉर एग्जांपल मार्केट ऑफ लर्निंग डांसिंग, मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए इसने बताया कि अगर सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया, कोर्स डिफाइन नहीं किया गया, मेथड्स डिफाइन नहीं किया गया तो कुछ भी मतलब आगे हो सकता है, इस तरह की कुछ गलत चीज़ें हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए लर्निंग ऑफ डांसिंग में ऐसा हो रहा है तो सी एफ के बाद ए लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जैसे कि देयर आर डिफरेंट डांस फॉर्म है, अट्रैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो इसके बाद जो है इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ई हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग मोर इम्पोर्टेंटली डिफरेंट टीचर्स इंस्टीट्यूशन डेवलप डिफरेंट फॉर्म ऑफ डांसिंग, तो इसको डी लिखते हैं। और लास्ट में जो है बी लिखेंगे क्योंकि वो कंक्लूजन टाइप का सेंटेंसेस है। तो इस तरह से जो हम लोग इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका मीनिंग अगर समझ लेते हैं तो और अच्छे से हो पाएगा। लेकिन अगर देखिए इफ हाउएवर था, इससे हमें पता चला कि ये मिडिल में आएगा, इसके बाद आएगा, सेकेंड में आएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा। और फिर जो है ये एग्जाम्पल था, उसके बाद इसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ डांसिंग के बारे में बताएं।